एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और चलिए आज देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम और पाचक ग्रंथियों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मनुष्य में पाचन किस तरीके से होता है और भोजन किन किन अवस्थाओं में किन किन प्रक्रियाओं से और किन किन अंगों से होकर के गुजरता है, जिसमें यह टॉपिक छूट गया था कि कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और उनका क्या कार्य होता है और कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां होती हैं जो कि भोजन को पचाने में सहयोग करती हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पक्वाशय में पाचन। पक्वाशय होता क्या, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डाउडेनम, इंग्लिश में इसे डाउडेनम कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है पक्वाशय। तो यहाँ पर पहुंचता है, जब भोजन यहाँ पे पहुंचता है तो इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर के मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है और यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। कल हम लोगों ने बात की थी कि जब भोजन अमाशय से छोटी आंत की तरफ में आने लगता है, जो कि अमाशय कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ से छोटी आंत की तरफ में आने लगता है, तो यहाँ पे डाउडेनम जो होता है वो पित्तरस को ले आकर के श्रवण करता है, जिससे कि जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसमें मिल करके पित्तरस क्षारीय अवस्था में मिल करके उसे निष्क्रिय कर देता है, यानी कि अम्ल को जो HCl होता है उसे निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से छोटी आंत में HCl नहीं जा पाता है। और यही अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के मिलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं कि ट्रिप्सिन के क्या कार्य हैं, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीसैकेराइड तथा अमीनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को, जो प्रोटीन होता है यानी कि जो हम भोजन करते हैं उससे जो प्रोटीन मिलता है एवं जो पेप्टोन्स मिलते हैं उसको पॉलीसैकेराइड में बदल देता है। पॉलीसैकेराइड है क्या, यह कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये 3 रूप होते हैं, जिसमें कि ये कार्बोहाइड्रेट के तीसरे रूप यानी कि पॉलीसैकेराइड में प्रोटीन को बदल देता है और साथ ही साथ में इसे अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। यह मॉन्ड यानी कि जो स्टार्च होता है, मॉन्ड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, इसको घुलनशील शर्करा यानी कि ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। शर्करा यानी कि इसको हम शुगर कह सकते हैं, चीनी, तो ये मिठास के रूप में बदल देता है यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। थर्ड वन है लाइपेज। लाइपेज यह इमल्सीकरण वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देता है, यानी कि इमल्सीकरण का मतलब कि जो कि ये वसा होती है जो कि पानी में नहीं घुलती है, इन्हीं को कहा जाता है कि ये लाइपेज इन्हीं वसाओं को तोड़ करके ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। इसके बाद छोटी आंत में जो एंजाइम होता है जिसका महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन शेष प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन ऊपर ट्रिप्सिन से बची रहती है उस शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में ये बदल देता है। पहले वन तो काम करता है ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल में, लेकिन यदि फिर भी प्रोटीन या पेप्टोन्स बचे रहते हैं तो उसे इरेप्सिन अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा है मल्टेज। यह मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। मल्टेज एक एंजाइम है जो कि छोटी आंत में निकलता है, यह मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। मल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, जो भी हम कोई भी मीठा सामान खाते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं तो इससे मिलता है हमको मल्टोज, तो उस मल्टोज को ये ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा होता है सुक्रेज, ये भी एक तरीका के एंजाइम है, यह सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। जैसे हम चीनी वगैरह खाते हैं तो चीनी खाने पे या किसी फल को खाने से फ्रक्टोज मिलता है, इसी फ्रक्टोज में ये बदल देता है। नेक्स्ट वन है लैक्टोज। यह लैक्टेज है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो फोर्थ वन जो एंजाइम है जो कि छोटी आंत में पाया जाता है वो है लैक्टेज। यह लैक्टोज और ग्लूकोज को गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है, बाद में यह टूट करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक स्वस्थ मनुष्य में आंतरिक रस का मतलब कि यही ये जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं,
ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को आंतरिक रस कहते हैं। यह प्रतिदिन लगभग 2 लीटर तक स्रावित होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर तक ये आंतरिक रस स्रावित होते हैं। इसके बाद में होता है अवशोषण। ये इंपॉर्टेंट था। पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। जैसे जब भोजन पच गया तो वो छोटी आंत से, जो कि इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ये छोटी आंत है। तो इस छोटी आंत में ग्रहणी और अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत होते हैं, जो कि छोटी आंत का ही भाग है। इसमें अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन को खींच करके रुधिर में ले आकर के मिलाया जाता है। यह क्रिया छोटी आंत के उदर्ग द्वारा की जाती है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है अवशोषित कर लेना। जो भोजन का वहां पे वो जाता है, स्लग जाता है, उस स्लग से खींच करके यह पचे हुए भोजन से जो भी हमारे काम की चीजें होती हैं, विटामिन, प्रोटीन वगैरह, इनको खींच करके निकाल करके ब्लड में मिला देता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण होता है। जो अवशोषित भोजन यानी कि जो चीजें छोटी आंत के द्वारा खींच करके निकाल ली गई हैं, अब इनको शरीर अपने यूज में लाता है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। नेक्स्ट वन, इसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे हम मल कहते हैं और मल परित्याग अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां इसे जीवाणुओं द्वारा मल में बदल दिया जाता है। बाद में इसे वेस्ट के रूप में गुदा के द्वारा निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी होती है भोजन के पाचन की, जिसमें हमने एंजाइम्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां या अंग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से भोजन के पचने में सहायता करती हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है यकृत का। यकृत को जिगर, लीवर, कलेजा या कलेजी के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन मनुष्य के शरीर में 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है। इससे पित्त रस निकलता है जो एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। एंजाइम का मतलब कि जैसे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, उन एंजाइम की क्रिया को यह तेज कर देता है और यह प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन के टूटने के बाद उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह काम होता है यकृत का। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और जब वसा की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लीवर या यकृत। हिंदी फिल्मों में ज्यादातर जो डायलॉग्स बोले जाते हैं उसमें इसका ही नाम लिया जाता है, यानी कि जिगर का। और ये जिगर, यकृत मनुष्य के शरीर की एक सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अगला काम इसका होता है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो कि रक्त को जमने यानी कि थक्का बनने से रोकता है। अब बात को समझिएगा, यह रक्त को जमने से रोकने का मतलब कि शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। रक्त यानी कि खून या ब्लड को जमने नहीं देता है। और साथ ही साथ में हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाता। रक्त का थक्का बनना जमना बात है कि यानी कि फाइब्रिनोजेन का काम करता है और दूसरा हिपैरिन का निर्माण करता है और ये दोनों रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। जब शरीर के बाहर ये ब्लड निकलने लगता है तो उस समय ही फाइब्रिनोजेन एक्टिव होकर के फाइब्रिन या थ्रोम्बिन का निर्माण करता है जो कि जम जाता है और ब्लड को एक कोट ऊपर से बना लेता है और ब्लड को निकलने से रोकता है। इसका अगला महत्वपूर्ण कार्य है मृत आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करना और शरीर के तापमान को मेंटेन रखना है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना है, इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये लीवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ फैक्ट थे, कुछ एनसीईआरटी की बुक में नहीं थे, बाहर से मैंने इसको इसमें ऐड किए हुए हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी के आंसर मिल जाए। अगला जो ग्रंथि है वो है पित्ताशय। यह नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह है पित्ताशय। ठीक,
जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। जैसे देखिए ये यकृत है, यकृत के पास में ये लगा हुआ है पित्ताशय। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है जिसका पीएच मान 7.7 यानी कि 7.7 होता है, जिसमें जल की मात्रा लगभग 85% तथा पित्त वर्णक, वर्णक का मतलब कि रंग, जो कि इसको रंग देता है, उसकी मात्रा 12% होती है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है और भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हमारा शरीर कितना ही अच्छे या यूं कहें कि इतने अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है कि यह किस तरीके से प्रोडक्शन देता है। हम मुंह में जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो वहां पे भी इस तरीके के जो बैक्टीरिया या जीवाणु आ जाते हैं उनको मार दिया जाता है। फिर जैसे ही आमाशय में जाता है तो वहां पे भी HCl का यही कार्य होता है। और फिर पित्ताशय से निकलने वाले पित्त रस का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया फिर भी बच करके चले आए हुए उन्हें नष्ट कर दिया जाए। आंत की क्रमाकुंचन, ये लिखने में मिस्टेक हुआ, आंत की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है जिससे कि भोजन पाचक रस से अच्छे से मिल सके। क्रमाकुंचन गति का मतलब कि एक बार आंतों का धीरे धीरे पतला होना, फिर मोटा हो जाना, फिर पतला हो जाना। तो इससे क्या होता है, भोजन में जो पाचक रस यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे से मिल पाते हैं। विटामिन के एवं वसा में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होते हैं, यानी कि जो वसा में घुले हुए विटामिन होते हैं उनको अवशोषित करने में भी ये मदद करता है। अगला जो इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वो है अग्नाशय। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशय रस निकलता है जो 3 मुख्य भोज्य पदार्थों जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है को पचाने में सहायता करता है। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, एक फैक्ट है। अब इसमें देखिए जो 3 प्रमुख रूप से ग्रंथियां थे जिसमें कि यकृत था, पित्ताशय था और अग्नाशय था। इसके साथ ही साथ में लैंगरहैंस की दीपिका होती है जिसे कि लैंगरहैंस नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था। इससे बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकोन अल्फा कोशिका से निकलता है। तो इसके बारे में फिर कभी चर्चा करें, जो कि एनसीईआरटी की किताब में नहीं था, तो इसलिए हमको इसको कवर करना उचित नहीं समझा। नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे जो इसके आगे का होगा तो उसमें इन चीजों को जरूर हम कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेशन सिस्टम की, जिसमें कि हम ये जानेंगे किस तरीके से हमारे शरीर में कहां-कहां पे परिसंचरण तंत्र क्या-क्या कार्य करता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके वीडियोस ले आ रहा हूं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।